रोनाल्ड रीड जो कि एक गैस स्टेशन में 25 साल तक मैकेनिक का काम करते थे, वो हाई स्कूल तक पढ़े थे। उन्होंने जेपी पेनी में 17 साल तक स्वीपर का काम किया था। 38 साल की उम्र में उन्होंने 2 बेडरूम का एक घर लिया। वो शादीशुदा थे, पर 50 की उम्र में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया। 2014 में जब उनका डेथ हो गया, वो फेमस हो गए और हर अखबार के फ्रंट पेज पे थे, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस $8 मिलियन था, जो कि इंडियन रुपीस में आज के टाइम पे 59 करोड़ और 80 लाख होता है, जिसमें से उन्होंने $6 मिलियन पास के हॉस्पिटल को चैरिटी पे दे गए थे और $2 मिलियन अपने बच्चों के नाम पे कर गए थे। अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि रोनाल्ड रीड के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो इसका जवाब है रोनाल्ड रीड एक मैकेनिक, क्लीनर के साथ साथ बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी थे। उन्होंने अपनी सैलरी से जो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करते थे, उनको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने दशकों तक कंपाउंड होने दिया और फाइनली इतना ज्यादा पैसा कमाया। जो कंपनी बहुत बड़े होते हैं और जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, उस कंपनी के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर एग्जांपल दूं तो HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे कंपनी के स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। वहीं इससे बिल्कुल अलग रिकार्ड फुस्कन थे। वो हार्वर्ड से MBA ग्रेजुएट थे। उनके पास एक सक्सेसफुल कैरियर था, जिसके चलते उन्होंने 40 साल के उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन 2000 मसीहा में उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान बंगला खरीदा, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर और 2 स्विमिंग पूल के साथ साथ और भी कई सारे फैसिलिटीज थे, जिसके लिए उन्होंने बैंक से काफी कर्जा ले लिया और इस बंगले की मेंटेनेंस करने के लिए उनको हर महीने बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिकार्ड फुस्कन बैंकरप्ट हो गए और उन्होंने अपने घर के साथ साथ सब कुछ गवा दिया। इससे ये पता चलता है कि रोनाल्ड रीड एक पेशेंट और रिकार्ड फुस्कन एक ग्रीडी इंसान थे। एक हाईली एजुकेटेड इंसान पैसों को लेकर गलतियां कर सकता है, वहीं रोनाल्ड रीड जैसा एक साधारण इंसान भी मिलेनियर बन सकता है। दरअसल फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिससे कोई भी सीख सकता है और यहाँ पे आपका नॉलेज से ज्यादा आप पैसे को लेकर कैसे बिहेव करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बुक के बारे में, जिसको मॉर्गन होसेल ने लिखा है। मॉर्गन होसेल एक ऑथर, इन्वेस्टर और एक कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं और उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए कई आर्टिकल लिखे हैं। इस किताब से मैंने टोटल 7 लेसन सीखा हूँ, जिसमें से पहला लेसन है नो वन इज क्रेजी। लोग अपने पैसे के साथ अजीब चीजें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सब अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। हमारी पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशंस भी अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग जगह से हैं, इसीलिए पैसे को लेकर सबकी सोच अलग अलग होता है। अगर इंडिया में कोई पुअर फाइनेंशियल कंडीशन में पैदा हुआ होगा तो आप पैसे को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वहीं अगर अमेरिका में कोई अमीर घर में पैदा हुआ होगा तो उसका पैसे को लेकर अलग रवैया होगा और वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करेगा। अगर आप इंडिया में उस टाइम में पैदा हुए हैं जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक था और इन्फ्लेशन काफी हाई था, तो आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। वहीं अगर आज के टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर डेटा को देखा जाए तो पिछले एक साल यानी कि 2021 में ही 14.2 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला है और 2018 तक इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट 3.6 करोड़ था, जो कि 2021 की एंड तक 7.4 करोड़ यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। पैसे को लेकर कैसे सबकी सोच अलग अलग होता है, इसके लिए ऑथर ने लॉटरी टिकट का एग्जाम्पल दिया है। दरअसल अमेरिका में लोग सालाना $400 यानी कि इंडियन रुपीज में 30,000 रुपीज सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने पर खर्च कर देते हैं, जबकि उतना पैसा उनके पास इमरजेंसी फंड में भी नहीं होता है। यानी कि कल को अगर वो बीमार पड़ गए तो उनके पास हॉस्पिटल की खर्च देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अब आप ये बोलेंगे ये कैसा बेवकूफ़ी है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं, यानी कि जितना पैसा वो कमाते हैं उतना पैसा वो खर्च कर देते हैं। अगर वो काम करना छोड़ देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो वो जिंदगी में चाहते हैं, जैसे कि बड़ा घर, नई कार और महंगे वैकेशंस, ये सब विशेष उनके पूरे नहीं हो पाएंगे और उनको ऐसा लगता है उनके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जिससे इस्तेमाल करके वो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो उनको लगता है लॉटरी ही एक ऐसा साधन है जिससे वो अमीर बन सकते हैं, हालांकि इसका चांस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। इससे ये पता चलता है कि पैसे को लेकर सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। जो शायद आपको पता है शायद वो उनको नहीं पता है, और जो उनको पता है वो शायद आपको नहीं पता है। जो दूसरा लेसन है वो है कंपाउंडिंग। हम सब ने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है।
लेकिन एक रिमाइंडर दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द T, जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। अगर आपने किसी इंडेक्स फंड में 50,000 इन्वेस्ट किया है और उस फंड ने सालाना 12% के हिसाब से रिटर्न दिया, तो 20 साल तक अगर आप उस फंड में इन्वेस्टेड रहे तो आपको मिलेगा 4,82,314 रुपीज, जो कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 9 गुना होगा। लेकिन वही फंड को अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको मिलेगा 14,97,996 रुपीज, जो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का ऑलमोस्ट 30 गुना होगा। तो देखा आपने, एक छोटा सा अमाउंट अगर आपने कंपाउंड होने दिया तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट टाइम के साथ बन जाता है। देखा जाए तो वॉरेन बफेट, जिनको दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर माना जाता है, उनके ऊपर 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। उनमें से कई किताबें बहुत अच्छे भी हैं, पर उन किताबों में एक लेसन मिसिंग है, जो कि है टाइम। दरअसल वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज के टाइम पे $103.7 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 7,71,035 करोड़ बनते हैं, जबकि इसमें से $84.2 बिलियन उन्होंने अपनी 50वीं साल के बाद कमाया। वॉरेन बफेट एक अच्छा इन्वेस्टर जरूर है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि वो पिछले 8 दशकों से इन्वेस्टेड है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और अब तक यानी कि 91 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड वॉर से लेकर 9/11 तक टोटल 14 रिसेशन देखा, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं किया और इसे जारी रखा। अगर वो 30 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते और 60 साल तक रिटायर हो जाते तो वो इससे आधा पैसा भी कमा नहीं पाते। वो सिर्फ अच्छा स्टॉक ढूंढकर इन्वेस्टेड करने में माहिर नहीं थे, बल्कि लंबे दौर तक उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने में भरोसा रखते थे। अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है और अमीर बनना है तो आपको भी जल्दी से ही इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा और लंबे दौर तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। और इसका शुरुआत आप एक इंडेक्स फंड से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो तीसरा लेसन है वो है नेवर एनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। रजत गुप्ता, जो कि कोलकाता में एक ऑर्फनेज में पैदा हुए थे, लेकिन वो आगे जाके काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। वो 40 साल की उम्र में मैकेंजी का CEO बन गए, जो कि एक प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए भी काम किया। सक्सेस के साथ साथ उनकी वेल्थ भी बढ़ गई। 2008 में रजत गुप्ता का नेटवर्थ $100 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज में आज के टाइम पे 7,400 करोड़ बनते हैं। लेकिन वो बिलियनियर बनना चाहते थे, इसीलिए वो कुछ ऐसा कर गए जो उनको नहीं करना चाहिए था। रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर थे, जो कि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी था। 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब गोल्डमैन सैक्स की हालत बहुत खराब हो गया था। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। ठीक उसी टाइम पर वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, और रजत गुप्ता, जो कि बोर्ड के डायरेक्टर्स के एक मेंबर होने के खातिर उनको इसके बारे में पहले से ही पता लग गया था, और उनको ये भी पता था इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट होते ही स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए न्यूज अनाउंस होने से पहले अपने दोस्त राजारत्नम को कॉल करके पहले से ही बहुत सारा गोल्डमैन सैक्स का स्टॉक्स खरीदने के लिए बोला, और राजारत्नम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और जैसे ही वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट की न्यूज मार्केट में आया तो स्टॉक प्राइस तुरंत बढ़ गया और राजारत्नम ने काफी प्रॉफिट कमा लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये पता चला तो इनसाइडर टिप्स के चलते रजत गुप्ता और राजारत्नम को 2 साल की जेल हो गया। रजत गुप्ता ने अपनी कैरियर के साथ साथ अपनी प्रेस्टीज और बिजनेस भी गंवा दिया। क्या होता अगर उनके पास जितना पैसा था उससे वो खुश होते और ऐसे रॉन्ग स्टेप्स ना लेते। इसीलिए ऑथर कहते हैं पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे के लिए गलत काम भी ना करे, और कितना पैसा आपके लिए एनफ है वो भी पहले से ही तय करके रखे, क्योंकि ज्यादा पैसे की लालच में आप अपनी रेपुटेशन, फैमिली और फ्रेंड्स सबको दांव पे लगा देंगे। ये सही बात नहीं है। जो चौथा लेसन है वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अब्राहम जमर्स्की एक मल्टीमिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे। 1920 मसीहा में जब यूएसए की इकोनॉमी में तेजी आ रही थी तो उन्होंने अपनी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और अक्टूबर 1929 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और अब्राहम जमर्स्की ने सारा पैसा गंवा दिया, और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक उसी टाइम जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, JCL लिवरमोर, जो कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडर थे, उन्होंने काफी पैसा कमा लिया, क्योंकि उनको पहले से ही पता था मार्केट क्रैश होने वाला था। इसीलिए उन्होंने स्टॉक्स के शॉर्ट सेलिंग किया था, यानी कि स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स पे गिरने पे बेट लगाना। उससे उनको काफी प्रॉफिट हुआ और वो एक अमीर आदमी बन गए। लेकिन इससे उनकी कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और वो लगातार ऐसे बेट्स लगाने लगे, और 1933 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया और उन्होंने भी खुद का जान ले लिया।
अब्राहम जमानस्की और जेसी एल लिवरमोर दोनों ही अमीर बन गए थे, लेकिन अमीर बने रहना उनको नहीं पता था। अगर इन शॉर्ट में पैसे की सक्सेस को लेकर बात किया जाए तो वो है सर्वाइवल, यानी कि बने रहना। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा और होप करना पड़ेगा कि आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिले। पर अमीर बने रहने के लिए आपको अपने अंदर सिंप्लिसिटी रखना पड़ेगा और अपने अंदर फियर यानी कि डर रखना पड़ेगा कि जो आपके पास है वो कभी भी छीन सकता है, चाहे वो कोई भी रीजन के वजह से हो। कल को अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि आप सरवाइव कर सकते हैं, तभी आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनेंगे। जिंदगी में पैसे को लेकर प्लानिंग करना जरूरी है, पर अगर प्लान सही नहीं गया तो उसके लिए बैकअप प्लान भी रखना जरूरी है। जो 5वां लेसन है वो है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी कि लोग सोसाइटी में अपनी रेस्पेक्ट और रेपुटेशन के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, जो कि आगे जाके उनके लिए महंगा पड़ता है। ऑथर जब कॉलेज में थे वो एक 5 स्टार होटल में एक वैले का काम करते थे। वहां पे लोग अपने महंगे कार्स लेके आते थे। उनमें से कई लोग मीडियोकर यानी कि एक साधारण नौकरी करते थे और उनको साधारण सैलरी मिलती थी। वो ऐसे लोग थे जो सोसाइटी को रिच दिखाने के लिए अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार के ईएमआई में खर्च कर देते थे, क्योंकि वो सोसाइटी में अपनी रेस्पेक्ट और पहचान बनाना चाहते थे। दरअसल हम सोसाइटी में लोगों को ऐसे ही जज करते हैं। जिसके पास महंगे कार और बड़ा घर हो तो उसको हम रिच मानते हैं, क्योंकि उनका बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए हम अक्सर रिच और वेल्दी के बीच में फर्क समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई 1 करोड़ का कार ईएमआई में चला रहा है तो इसका मतलब वो उसके पास उतना कैश फ्लो है कि उसका ईएमआई वो मंथली पे कर पा रहा है। इस तरह का लोगों को रिच कहते हैं, वेल्दी नहीं। क्योंकि कल को अगर कैश फ्लो या सैलरी आना बंद हो जाएगा तो शायद वो कार का ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे और रिच भी बने नहीं रह पाएंगे। वहीं वेल्दी लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वो बड़े बड़े लायबिलिटी जैसे महंगा कार या बड़ा घर नहीं खरीदते, उल्टा वो पैसे से और पैसे बनाते हैं और सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, और ऐसे लोग लंबे दौर तक अमीर बने रहते हैं। अब आपको ये फर्क चुनना है कि आपको रिच बनना है या वेल्दी। जो छठा लेसन है वो है सेव मनी। अब इमेजिन करते हैं रोहन और सुरेश दोनों ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रोहन एक अच्छा इन्वेस्टर है, वो सालाना 12% रिटर्न कमा लेता है और वहीं सुरेश सिर्फ 8% रिटर्न कमा पाता है। लेकिन सुरेश एक सिंपल लाइफस्टाइल जीता है, इसीलिए वो ज्यादा पैसा सेव कर पाता है और इन्वेस्ट कर पाता है। वहीं रोहन एक लग्जरियस लाइफ जीता है और इसीलिए सुरेश से कम सेविंग्स कर पाता है, जिसकी वजह से सुरेश एक बुरा इन्वेस्टर होने के बावजूद उसकी रिटर्न्स रोहन से ज्यादा होंगे, क्योंकि उसकी सेविंग्स ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि आपकी सेविंग्स हैबिट आपकी वेल्दी बनने में मदद करता है। 3 स्टेप्स जिससे आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। वो पहला है, वो सारा पैसा जो लोगों को दिखाने के लिए आप खर्च करते हैं वो बंद कर दीजिए। वो महंगा फोन, वो बड़ा घर या फिर महंगे कपड़े, ये सब आपको सोशल स्टेटस नहीं देंगे, बल्कि आपको अमीर बनने में ऑब्स्टेकल बने रहेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो है, आपकी एक्सपेंसेस तभी कम होंगे जब आपके डिजायर्स कम होंगे। सेविंग्स करने से आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं, अर्ली रिटायर हो सकते हैं और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। जो 7वां लेसन है वो है फ्रीडम। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। दरअसल लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं। हालांकि सबकी खुशी अलग अलग रीजन की वजह से होता है, पर एक कॉमन ये है कि लोग अपनी जिंदगी खुद के मर्जी से जीना चाहते हैं और खुद उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। पैसे से आप एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छा वैकेशन ये सब तो खरीद सकते हैं, पर इन सब के अलावा जो पैसे से मिलता है वो है फ्रीडम। यानी कि खुद की इच्छा से आप कोई भी चीज अपनी जिंदगी के लिए चुन सकते हैं। जैसे कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आप वो काम कब तक करना चाहते हैं और आप वो काम किसके साथ करना चाहते हैं। ये सारा फ्रीडम जो आपको पैसे से ही मिलता है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा बैंक में है तो आपको बीमारी के हालत में काम करने को जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास और थोड़ा पैसे हैं तो आप कोई और अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं, ना कि जो आपको पहले ही ऑप्शन मिले वही करने के लिए मजबूर होंगे। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो आप अपने बॉस से बिना डरे आराम से एक वैकेशन पर जा सकते हैं। पैसा आपको फ्रीडम के साथ साथ एक लेवल का सेफ्टी भी देता है, ताकि आप अपने लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई डिसीजन सही नहीं जाए तो भी आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर एंड में मैं सारे लेसन्स को समराइज करूं तो वो है, जो पहला लेसन है वो है नो वन इज क्रेजी। पैसे को लेकर सबकी सोच अलग अलग है, पर कोई भी पागल नहीं है। जो दूसरा लेसन है वो है कंपाउंडिंग, यानी कि अगर आपको लाइफ में रिच बनना है तो आपको लंबे दौर तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो तीसरा लेसन है नेवर एनफ। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको गलत काम करना नहीं चाहिए, और कितना पैसा आपके लिए एनफ है वो आप पहले से ही प्लान कर लीजिए। जो चौथा लेसन है वो है गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी।
अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अगर आप ये पहचान नहीं पाएंगे तो शायद आप भी लंबे दौर तक अमीर बने नहीं रह पाएंगे। जो 5वां लेसन है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च ना करें, ऐसे करने से आप बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगे। जो 6वां लेसन है वो है सेव मनी, यानी कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाइए। जो 7वां लेसन है वो है फ्रीडम। पैसा आपको खुशी देता है और खुशी आपको फ्रीडम से मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और एक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।